नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मुख्य परीक्षा की तारीख भी नज़दीक आ गई है, उसी को ध्यान में रखकर आज हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखकर यह वीडियो बनाया है। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। यह सब आप बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को लिया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, जिन्हें हम एक चार्ट के रूप में देखते। पहली तो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करना, जो कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति। तीसरा नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, सीएजी, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। पांचवा, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तीसरा, नियुक्ति, महान्यायवादी की, सीएजी, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति। चौथा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति। पांचवा है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। किचन कैबिनेट औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था किचन कैबिनेट कहलाती है। 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री सम्मिलित होते हैं इसमें। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक निकाय, मंत्रियों के साथ साथ मित्र व परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ब्रिटेन में प्रचलित अवधारणा है। किचन कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण है कि औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है यह। 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक निकाय, मंत्रियों के साथ साथ मित्र व परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ब्रिटेन में प्रचलित अवधारणा है किचन कैबिनेट की। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव का जो पद है वह सन 1951 से इस पद को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है संसदीय सचिव की। मंत्रियों के समान दर्जा प्राप्त होता है, प्रशिक्षु मंत्री के रूप में होते हैं। संसदीय सचिव की चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो सन 1951 में इस पद का प्रारंभ हुआ था। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है संसदीय सचिव की। तीसरा, मंत्रियों के समान ही दर्जा प्राप्त होता है। चौथा, प्रशिक्षु मंत्री के रूप में होते हैं। जो संसदीय सचिव होते हैं वह प्रशिक्षु मंत्री के रूप में होते हैं। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, मंत्रियों के उत्तरदायित्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तीसरा है विधिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं मंत्री, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंतर्गत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। और विधिक के अंतर्गत इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तीसरा विधिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंतर्गत मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। एवं विधिक, इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। और प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में इस पद का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। जब भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो यह भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक बार पुनः देखते हैं, भारतीय संविधान में इस पद का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। जब भी उप प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है वह भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हो चुकी है। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री कार्यालय, संविधानेतर निकाय है प्रधानमंत्री कार्यालय। पीएम को सचिव स्तरीय सलाह एवं सहायता देना प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य है। प्रमुख सचिव है, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के। 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है वह संविधानेतर निकाय होता है। पीएम को सचिव स्तरीय सलाह एवं सहायता देना प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख कार्य होता है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। और 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद
63 में वर्णन भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अमेरिकी संविधान से यह पद लिया गया है उपराष्ट्रपति का। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में 4 बातें हैं प्रमुख। तो यह है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है, जिसके अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अमेरिकी संविधान से यह पद लिया गया है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। केंद्रीय सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट को सलाह व सहायता देती है, केंद्रीय सचिवालय कहलाती है। पीएम के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है केंद्रीय सचिवालय का। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो सामूहिक तौर पर जिम्मेदार होती है। केंद्रीय सचिवालय जिसमें एक स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट को सलाह व सहायता देती है। पीएम के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। एक स्वतंत्र निकाय है जो सामूहिक तौर पर जिम्मेदार होती है। इसके बाद का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है और मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में लघु निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। पहला अंतर तो यही आ गया कि बड़ा मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसके अंतर्गत 60 से 70 मंत्री होते हैं और लघु मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है और मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। बड़े निकाय में अर्थात मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल जो कि लघु निकाय उसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद बराबर कैबिनेट प्लस राज्य प्लस उपमंत्री तीनों मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद एक साथ बैठक नहीं, सामूहिक कार्य नहीं, जबकि मंत्रिपरिषद में एक साथ बैठक नहीं होती और सामूहिक कार्य भी नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल में एक निकाय की तरह कार्य हफ्ते में एक बैठक अवश्य रूप से होती है। महाधिवक्ता के बारे में भी जानेंगे। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कार्य इसका राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों में सलाह देना प्रमुख कार्य होता है। वर्तमान महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर जी हैं जो कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। एक बार पुनः देखते हैं। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की गई है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कार्य है इसका राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह देना और वर्तमान महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर जी हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर हम देख चुके हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट प्लस राज्य प्लस उपमंत्री तीनों सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में एक साथ बैठक नहीं होती, सामूहिक कार्य नहीं होता, जबकि मंत्रिमंडल में एक निकाय की तरह कार्य हफ्ते में एक बार बैठक अवश्य रूप से होती है। यह मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में प्रमुख अंतर हमने देखा। केंद्रीय सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट को सलाह व सहायता देती है। पीएम के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में वर्णित है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है और अमेरिकी संविधान से यह पद लिया गया है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय एक संविधानेतर निकाय है। पीएम को सचिव स्तरीय सलाह और सहायता देना इसका प्रमुख कार्य है। प्रमुख सचिव सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। उप प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में इस पद का स्पष्ट वर्णन नहीं है। जब भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्ति हो चुकी है। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर भी हमने चर्चा की। संसदीय सचिव में भी कि 1951 में इस पद का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों के समान दर्जा प्राप्त है। प्रशिक्षु मंत्री के रूप में कार्य करती हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नियुक्ति भी करते हैं। महान्यायवादी की सीएजी चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति भी करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी इन्हें प्राप्त होती है। गजन कैबिनेट के भी बारे में भी जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे। और आज की इस वीडियो में 3 मार्क के प्रश्नों को देखा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप हमारे वीडियो को निःशुल्क PDF एवं
महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकती हैं। और हमारे जो नोट्स है वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक आपके लिए सफलता का एक उपाय है कि आप जल्दी जल्दी हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स लें, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी आदि, और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। धन्यवाद।